हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक जैन स्वागत करता हूं आपका आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर। ये लेक्चर नंबर 2 है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोग लेंगे कुछ अलग टॉपिक, कुछ नए टॉपिक, और उन पर लेकर आएंगे कुछ जेईई एडवांस और उसके ऊपर के लेवल के कुछ प्रॉब्लम। सीरीज के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं किस तरह से इसको फॉलो करना होता है। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया, वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो को प्ले करना है, सॉल्यूशन देखना है। आपने क्या मेथड यूज किया, अप्रोच क्या यूज की, मैंने क्या मेथड यूज किया, क्या अप्रोच यूज की, उनको समझना है, कंपेयर करना है, देखना है कि कहां पर हम लोग गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या टॉपिक हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग लेंगे लोकस यूजिंग आर्गुमेंट एंड मॉड्यूलस, रूट्स ऑफ यूनिटी और ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी और ज्योमेट्री पर बेस कुछ चीजें। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू cos पाई बाई 5 प्लस आयोटा टाइम्स साइन पाई बाई 5 एंड सेट a zk where zk is what, zk is equal to z to the power k, और k कहां से कहां तक जाता है, k is equal to 0 1 2 up to 9। देन इनमें से क्या चीज ट्रू है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। देखो क्या क्या दिया गया है। एक तो आर्गुमेंट जो है वो 0 से 2 पाई टाइप का रखना है हमको, माइनस पाई से पाई ना रखते हुए, तो उससे कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है। रिजल्ट जो है वो लगभग सेम ही रहते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए लाइज ऑन अ यूनिट सर्कल। ऑब्वियस सी बात है, जो जेड है हमारा, वो जेड क्या है, जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 5। और ये जो जेड के है, कोई भी जेड के उठाओगे तो वो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर आयोटा के पाई बाई 5। तो भाई मॉड्यूलस ऑफ जेड के जो है वो कितना है, 1 है। तो ये सब किस पर है, एक यूनिट रेडियस के सर्कल पर होंगे। ये तो बिल्कुल ही ऑब्वियस हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है ही। सेकंड देखते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पी माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्यू इज इक्वल टू 2 पाई बाई 5 फॉर एग्जैक्टली 9 ऑर्डर्स पेयर ऑफ जेड पी जेड क्यू। देखो यहाँ पर हम लोग k को 0 से लेकर 9 तक लेकर जाएं, तो ये जेड नॉट जो होगा वो हो जाएगा 1, जेड वन हो जाएगा ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 5, जेड टू हो जाएगा ई टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 5। इस तरह से जेड एट हो जाएगा ई टू द पावर आयोटा 8 पाई बाई 5, और जेड नाइन हो जाएगा ई टू द पावर आयोटा 9 पाई बाई 5। ठीक है, पहली चीज तो ये, इसमें थोड़ा सा करेक्शन, ये 9 नहीं 8 होगा। तो अगर आपका आंसर 8 आया था तो सही है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको 0 से 2 पाई में रखा है। ठीक है, माइनस पाई से पाई में नहीं रखा है। अब यहाँ ध्यान से देखोगे, अंतर अगर डिफरेंस जो है वो हमको 2 पाई बाई 5 लाना है, तो Z2 Z0 ले लिया जाए, या फिर Z3 जिसका आर्गुमेंट क्या होगा 3 पाई बाई 5 होगा, Z3 Z1 ले लिया जाए। इस तरह से क्या क्या पेयर बनेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाओ, तो 1 और 2 0 2 पे एक बनेगा, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ हो गया, एट्थ हो गया। 8 टोटल ऐसे जेड पी जेड क्यू के पेयर पॉसिबल हैं, ताकि जो डिफरेंस ऑफ जेड पी के आर्गुमेंट माइनस जेड क्यू के आर्गुमेंट होगा वो 2 पाई बाई 5 होगा। जेड नाइन और जेड वन नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस जो है वो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए फॉर विच रियल पार्ट ऑफ जेड के, रियल पार्ट ऑफ जेड के क्या होगा, कॉस, ये रहा के पाई बाई 5, ये किससे बड़ा होना चाहिए, साइन 18। साइन 18 कितना होता है, कॉस 72, और कॉस 72 कितना होता है, 2 पाई बाई 5। ठीक है, यानी कॉस के पाई जो होना चाहिए वो कॉस 2 पाई बाई 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। कॉस का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कॉस के पाई को किससे बड़ा कर देना है, हमारे पास जो बेस है वो है 2 पाई बाई 5, तो 2 पाई बाई 5 कहाँ होगा, ये है 0, ये है पाई बाई 2, ये है 3 पाई बाई 2, ये है पाई। अब सबको पाई बाई 5 के फॉर्म में लिखें तो ये है 10 पाई बाई 5। ठीक है, ये है 5 पाई बाई 5। अब यहाँ पे कहीं पे होगा हमारा पाई बाई 5, फिर आएगा 2 पाई बाई 5, ये 4 पाई बाई 10 है, और ये 5 पाई बाई 10 है।
फिर 3π/5, 4π/5, 6π/5 और 7π/5 कितना होगा? 14π/10 और ये 15π/10, तो ये भी यही होगा 7π/5, यह है 15π/5, 15π/10 है, ये 7 हो गया, 8π/5 यहाँ कहीं होगा, 9π/5 यहाँ कहीं होगा। अब हमको क्या करना है, किससे बड़ा करवा देना है? 2π/5। 2π/5 पे जो वैल्यू मिल रही होगी वही हमको 8π/5 पे मिल रही होगी। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं? या तो ये जीरो वाला ले लो, सॉरी ये जीरो वाला ले लो, ये ले लो, या फिर ये 9π/5 वाला ले लो, तीन। ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो गया। लास्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए फॉर विच इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड के, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड के क्या है? साइन k π/5 प्लस साइन 36, यानी कि ग्रेटर देन माइनस ऑफ साइन 36। ठीक है, अब साइन 36 कितना हो जाएगा हमारा? अभी अभी हमने देखा था 72 था, 2π/5, तो 36 हो जाएगा π/5 इज ग्रेटर देन, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 6π/5। ठीक है, तो साइन k π/5 ग्रेटर देन होना चाहिए साइन 6π/5 से। तो एक और साइन वाला ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे, 0 से 2π में। ये है पाई, ये है 2π, यानी ये है 5π/5 और ये है 10π/5, 0। तो यहाँ पे हमको मिलेगा π/5, 2π/5, 3π/5, 4π/5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इस बार क्या चाहिए हमको? 6π/5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो 6π/5 वाली लाइन, और 8, 6, और ये इधर पाई से π/5 आ गया है, हो पाई से ये दोनों जो हैं ये सेम लेवल पे होंगी। तो क्या क्या मिल गया हमको? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, नहीं ये तो ले नहीं सकते, 5 और 6 ये भी नहीं ले सकते। तो टोटल कितने होगा? एक तो k इक्वल टू 0 ले लिया जाए, 1 ले लिया जाए, 2 ले लिया जाए, 3 ले लिया जाए, 4 ले लिया जाए, 5 भी ले लिया जाए, 6 वाला नहीं ले सकते क्योंकि बराबर हो जाएगा, 7, 8 तो छोटे हो गए, 9 नहीं ले सकते, तो टोटल आएंगे 6। यहाँ पर भी जो है ये 8 ना होकर ये 6 होगा। ये दो करेक्शन है ऑप्शन में। अब अगर 6 लोगे तो करेक्ट हो जाएगा, 8 लोगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो ऐसा कुछ नहीं है, सही बनाना जरूरी नहीं है, मतलब टोटल 6 पॉइंट है, इस केस में ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर करेक्ट आंसर पूछा जाए तो वो 6 होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी आपको ऐसा कुछ जरूरी नहीं था कि 8 बनाया जाए, अगर 8 होगा तो ये करेक्ट होगा, 9 दिया हुआ है तो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? जेड आई इज इक्वल टू, जेड आई रिप्रेजेंट द वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑल ऑफ विच लाइज ऑन साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टाइसेस 0,0, 2,1 एंड 3,0। ठीक है, गिवन दैट Z1 and Z2 are real if Z3 is equal to A plus iota B and Z4 is equal to C plus iota D and ABCD belongs to R, then which of the following are true? तो चलो सबसे पहले क्या किया जाए? ट्राइंगल बना लिया जाए। ये है हमारा 0,0, ये है 3,0 और ये है 2,1। ठीक है ना, ऐसा एक रफ डायग्राम है, जरूरी नहीं है कि आप एकदम इसको फॉलो करें। अब इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया हुआ है, अब ये Z1 और Z2 तो रियल है, तो ये Z1 ये हो जाएगा, Z2 ये हो जाएगा। ठीक है, Z3 यहाँ मान लेते हैं, Z4 यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट होगा, इनको नाम दे देते हैं, चलो A, इसको बोल देते हैं B, इसको बोल देते हैं C, इसको बोल देते हैं D। मान लेते हैं इस स्क्वायर की जो साइड है ना वो K है। अगर ये K है
ये भी k होगा, ये भी k होगा। तो इस हिसाब से इनका जो y कोऑर्डिनेट है वो तो k आने वाला है। ठीक है, इन दोनों का y कोऑर्डिनेट तो 0 है ही। अब x कोऑर्डिनेट की बातें करते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाए, मान लेते हैं कि ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस के हो जाएगा, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा a प्लस के। अब हमारे पास दो अननोन है, एक तो a और एक k। तो किस तरह से पता किया जाए, ध्यान से देखोगे तो दिस a, ये Z3 और ये b, ये तीनों क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, अगर कोलिनियर है तो a, Z3 एंड b आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है तो 0 0 1 और फिर वो क्या है AK1 और फिर 2 1 1, ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसको एक्सपेंड कर दिया जाए तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, a माइनस 2k इज इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू 2k। सेकेंड, एक और लाइन है हमारे पास, ये तीनों भी कोलिनियर है। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 0 1 a प्लस k 1 2 1 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स k माइनस 1 माइनस 0 1 a प्लस k माइनस 2k इज इक्वल टू 0, 3k माइनस 3 a माइनस k। ठीक है, तो ये कितना हो गया, a माइनस 3 प्लस 2k इक्वल टू 0, और a इक्वल टू क्या है, 2k है, तो 2k प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 4k इक्वल टू 3, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4, और k इक्वल टू 3/4 हो गया, तो a इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ठीक है, a इक्वल टू 3/2 और k इक्वल टू 3/4। अब देखो, Z3 को हमने क्या बोला था, a प्लस आयोटा b, तो ये k जो है वो एक्चुअली हमारा b है। ठीक है, k जो है वो b है, और Z4 c जो है वो है a प्लस के, और d जो है वो फिर से जो है k ही है, d इक्वल टू b इक्वल टू k इक्वल टू 3/4। c जो है वो a प्लस के है, तो a प्लस के करेंगे तो ये है 6/4 3/4 9/4, तो चारों मिल गए हमको, a है 3/2, b है 3/4, c है 9/4 और d जो है वो है 3/4। अब देख लेते हैं a प्लस सी कितना हो जाएगा, वो लिखा हुआ है आपका 6/4 और 9/4 यानी कि 15/4। a इंटू सी हो जाएगा 27/8 3, b इंटू डी 9/16, और बी प्लस डी था, सॉरी ये 1 यहाँ पर होगा, और b प्लस डी करेंगे तो 3/4 3/4 3/2 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, a is a variable point and b z1 z2 are fixed points such that argument of z minus z1 upon z2 minus z1 is theta 1 and argument of z1 minus z2 upon z minus z2 is theta 2. If tan of theta 1 by 2 divided by tan of theta 2 by 2 is 3/2, then locus of a is branch of hyperbola of eccentricity equal to। चलो देखते हैं, इन चीजों को समझते हैं। इनको किस तरह से समझा जाता है कि ये एक तरह से हो रहा है रोटेशन, किस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है, Z1 के अबाउट रोटेशन हो रहा है। ठीक है, और इनिशियल पोजीशन होती है जो डिनोमिनेटर में लिखी होती है, यानी Z2 माइनस Z1 इनिशियल पोजीशन है और Z माइनस Z1 जो है वो फाइनल पोजीशन है। ये जो एंगल है ये है थीटा 1। ठीक है, इनिशियल टू फाइनल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरह की बातें हो जाती है। यहां देखोगे तो Z2 के अबाउट रोटेशन हो रहा है, इनिशियल पोजीशन जो है इस बार ये वाली रखी गई है,
ये इनिशियल हो गई, वो फाइनल जेड माइनस जेड टू की वाली हो गई। तो ये जो एंगल है ये है थीटा टू। ठीक है, अब क्या कहा गया है इसके बाद कि टेन ऑफ थीटा वन बाई टू एंड डिवाइडेड बाई टेन ऑफ थीटा टू बाई टू इज इक्वल टू थ्री बाई टू। तो क्या किया जाए, इनको कुछ मान लिया जाए, बोल देते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ठीक है, यहां से अगर हम लोग एक चलो परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं करते हैं हम लोग, एसओटी से जाते हैं। इसको मान लेते हैं ये साइड बी है और ये साइड ए हो जाएगी। ठीक है, तो टेन थीटा बाई टू क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए, थीटा वन के सामने वाली साइड ए है, डिवाइडेड बाई डेल्टा अपॉन एस एस माइनस बी इज इक्वल टू थ्री बाई टू। तो यहाँ से हमको सीधा सीधा क्या मिल गया, एस माइनस बी इंटू टू इज इक्वल टू थ्री टाइम्स एस माइनस ए, टू एस माइनस टू बी इज इक्वल टू थ्री एस माइनस थ्री ए। ठीक है, तो ये हो गया थ्री ए माइनस टू बी इज इक्वल टू एस, और एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिक्स ए माइनस फोर बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा फाइव ए माइनस फाइव बी इज इक्वल टू सी, यानी ए माइनस बी हो गया सी बाई फाइव। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो ये Z1 और Z2 जो है ना, ये फिक्स पॉइंट है, इसका मतलब C कांस्टेंट है। अब C कांस्टेंट है तो एक तरह से हमें बोला जा रहा है कि ये जो डिस्टेंस है A और ये जो डिस्टेंस है B, इनका डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, A माइनस B एक कांस्टेंट आ रहा है। तो ये जेड पॉइंट कुछ इस तरह से मूव कर रहा है कि इसकी इस पॉइंट और इस पॉइंट से डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, यानी कि ये किस पर मूव करेगा, एक हाइपरबोला पर मूव करेगा। समझ में आ गई यहां तक बातें, जिसके फोकस जो है वो क्या होंगे, एक तो ये पॉइंट होगा फोकस, इसको बोल देते हैं फोकस S1, इसको बोल देते हैं फोकस S2। ठीक है, तो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस जो होती है S1 S2 वो कितनी होती है, 2AE, और ये जो डिफरेंस होता है a माइनस बी, इसका मॉड्यूलस ये कितना होता है, 2a होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये 2a है, दोनों के बीच का डिफरेंस, वो तो कितना दिया हुआ है हमको, c बाई फाइव, और ये S1 S2 जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, c दी हुई है। तो यहाँ से सीधा सीधा इसको इससे डिवाइड कर दें तो e कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 5। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है, लेट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर फोर होल पावर एन इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए फोर एन एक्स टू द पावर फोर एन। और तो इसकी वैल्यू में बतानी है, ए वन सिक्स इलेवन, देखो वन सिक्स इलेवन जा रहे हैं, और नीचे जो है वो वन टू थ्री फोर है, फिर फाइव नहीं है, मतलब ए जीरो नहीं है, फाइव नहीं है, टेन नहीं है। ठीक है ना, यानी कि ए जीरो ए फाइव वाली चीजें जो है वो मिसिंग है। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पर है ना, हमें एक पैटर्न समझना चाहिए। क्या पैटर्न समझा रहे हैं, देखो कि जब वन प्लस एक्स टू द पावर एन की बातें करते हैं हम लोग, तो ये होता है हमारा एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स देन एन सी टू एक्स स्क्वायर, ऐसे करते हुए हम लोग जाते हैं एन सी एन एक्स टू द पावर एन तक। यहाँ x इक्वल टू वन लिखते हैं तो टू टू द पावर n मिलता है, यानी कि इनको ए जीरो ए वन बोल दिया जाए, ए जीरो ए वन अप टू ए एन, सबका सम जो होता है वो टू टू द पावर n होता है। और x इक्वल टू माइनस वन लिख दे तो जीरो मिलता है, ए जीरो माइनस ए वन अप टू इस तरह से चलता जाता है। और जब ऐड करते हैं तो हमें पता चलता है कि ए जीरो प्लस ए टू प्लस ए फोर जो है वो टू टू द पावर n बाई टू हो जाता है, और ए वन प्लस ए थ्री प्लस ए फाइव जो है वो भी कितना हो जाता है, टू टू द पावर n बाई टू। सिमिलरली जब हम क्यूबिक पर आते हैं तो ध्यान दोगे तुम कि जब ए जीरो प्लस ए थ्री प्लस ए सिक्स ये करते हैं तो वो थ्री टू द पावर n बाई थ्री होता है। ए वन प्लस ए फोर प्लस ए सेवन करोगे तो वो भी थ्री टू द पावर n बाई थ्री होता है। और ए टू प्लस ए फाइव
प्लस A8 करोगे तो वो भी 3^n/3 होता है। कैसे आता है ये? इसको इस तरह से किया जाता है 1 + x स्क्वायर टू द पावर n, इसमें A0 A1 x अप टू an, और यहाँ पर A2n x टू द पावर 2n तक चले जाते हैं हम लोग। तो इसमें 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रख के ये चीज़ें पता कर ली जाती है। ठीक है, 1 लिखोगे 3^n आएगा, ओमेगा लिखोगे 0 हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर पे भी 0 हो जाता है, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये सारी चीज़ें हम लोग पता कर लेते हैं। क्या समझना है हमको कि जब 1 और -1 वाली चीज़ें चल रही हैं, ये x = -1, ये कितने सेकेंड रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो ये अल्टरनेट जब लेते हैं हम लोग तो 2^n/2 हो जाता है। यहाँ पर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो 3 के डिफरेंस पर लेते हो तो सब जो है 3^n/3 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 बन जाता है। इसी तरह से जब 4 रूट वाले लोग हैं ना, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो वो टोटल जो सम होगा वो होगा 4^n, और एक एक 3 4 के डिफरेंस पे जब लेने लग जाओगे, क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब 1 + x स्क्वायर प्लस x³ टू द पावर n लोगे और इसको भेजोगे A0 A1 x अप टू A3n x टू द पावर 3n, अब यहाँ पर जब x = 1 लिखोगे तो ये हो जाएगा 4^n, सीधा सीधा सम। इसी तरह से जब x = -1 लिखोगे तो ये 0 हो जाएगा, x = आयोटा पे 0 हो जाएगा, x = माइनस आयोटा पे 0 हो जाएगा, 0 0 0, और जब इनको ऐड करेंगे हम लोग, ये लास्ट वाला नहीं आएगा, यहाँ पर देखो -1 लिखोगे तो ये आएगा, आयोटा लिखोगे तो क्या आएगा, A1 आयोटा आएगा, और माइनस आयोटा लिखोगे तो फिर से जब ऐड करेंगे तो A0 A4, इनको मिलेगा हमको 4^n/4, 4 बार आ जाएंगे। अब यहाँ जो चीज़ें लिखी हुई है ना, बस ये इसी का आगे का एक पार्ट लिख दिया गया है कि 5 वाले अंतर पे, 5th रूट ऑफ यूनिटी पे चले जाना है हमको। तो अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि 1 6 11 पे जा रहे हो तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5^n/5। ठीक है, और नीचे क्या क्या है, 1 6 11 है, 2 7 12 आएगा, 3 8 13 वाला होगा, 4 9 14 वाला होगा। क्या मिसिंग है, 0 5 वाला, तो 4 बार 5^n/5, आंसर हो जाएगा 1/4। समझ में आ गई चीजें? ठीक है, इसको पैटर्न की तरह भी याद रख सकते हो, ऐसा होगा ही हमेशा। अगर चीजें सिमेट्रिक है तो कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई तो ध्यान रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ Z1 Z2 Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू 5, मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू 3 एंड मॉडुलस ऑफ Z3 इज इक्वल टू 4, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2 स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z3 स्क्वायर प्लस Z3 माइनस Z1 स्क्वायर इज। ठीक है, देखो इनके फॉर्मूलाज पता है आपको क्या होता है। ये जो है इस एक्सप्रेशन को थोड़ी देर के लिए मैं बोल देता हूँ S, तो ये S कितना हो जाएगा हमारा, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर का ट्वाइस इससे क्या मिलता है हमको, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार, Z1 Z2 बार Z1 बार Z2। सेकेंड वाले से क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर, तो ये 2 हो गए, मॉडुलस ऑफ Z3 स्क्वायर, Z2 Z3 बार Z2 बार Z3, Z3 Z1 बार Z3 बार Z1। ठीक है, अब ये हमें वैल्यूज दी हुई है, ये कितना दिया हुआ है 5 25 और यहाँ पर 9 40, ये हो गया 100। S जो है वो 100 माइनस इस क्वांटिटी के बराबर है, इस क्वांटिटी को बोल देते हैं हम लोग L, 100 माइनस L। अब इस L को अलग से कंसिडर करते हैं तो देखो एक चीज होगी कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का जो मॉडुलस होगा वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बार Z1 बार Z2 सॉरी ये तो सेम चीज लिख दी हमने,
Z1 बार Z2, Z2 Z3 बार, Z2 बार Z3, Z3 Z1 बार, Z3 बार Z1। ये जो है ये जीरो है, जीरो से बड़ा है। ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी हमारी 50 प्लस एल इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। यानी कि माइनस एल की बातें करें तो माइनस एल जो है वो हमेशा 50 या 50 से छोटा है। ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगा हमको कि इसकी क्या बतानी है, हमको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी जो है वो मिनिमम हो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी क्या है, एल है। तो एल जो है वो ग्रेटर देन है -50। तो एल ग्रेटर देन -50 है, और हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमम रखना है। तो इसको मैक्सिमम रखना है तो इसको मिनिमम कर देते हैं, और ये मिनिमम कब होगा, -50। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एस का जो मैक्सिमम होगा वो होगा 100 -50। अरे समझ में आ रहे हो ना। इससे ऊपर जब भी जाओगे, जैसे कि मान लो 0 लिखा तो वो 100 हो जाएगा। एल इससे बड़ा है तो एल की मिनिमम वैल्यू रख देंगे तो वो मैक्सिमम मिल जाएगा। तो एस मैक्सिमम हो जाएगा 150। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ओमेगा, लेट ओमेगा इज अ रूट ऑफ एच एक्स इक्वल टू 0 वेयर एच एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स टू द पावर 6। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है हम लोग जानते ही हैं। एच एक्स एक रियल पॉलिनोमियल है विद डिग्री 7 और लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। एफ एक्स एंड जी एक्स भी जो पॉलिनोमियल है, तो बताओ एफ ऑफ 2 कितना होगा। चलो वीडियो को पॉज करो और एक बार सॉल्व करो खुद से। तो देखो क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर दी गई है कि ओमेगा इसका एक रूट है। ठीक है, अब एच एक्स जो है वो पॉलिनोमियल है, रियल पॉलिनोमियल, यानी कोफिशिएंट रियल है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, यानी कि अगर ओमेगा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ओमेगा स्क्वायर इसका कॉन्जुगेट भी इसका एक रूट रहेगा। ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स टू द पावर 6। तो एच ऑफ ओमेगा, ओमेगा एफ ऑफ 1, ओमेगा स्क्वायर जी ऑफ 1। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर भी रूट होगा तो एच ऑफ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एफ ऑफ 1 ओमेगा जी ऑफ 1। क्लियर है यहाँ तक चीजें। क्या बोलना चाह रहा है कि रियल पॉलिनोमियल है, रियल पॉलिनोमियल है, इसका मतलब जो है रूट्स जो होंगे वो कॉन्जुगेट में होना जरूरी है। तो अगर ओमेगा रूट है तो ओमेगा स्क्वायर भी रूट होगा। अब अगर ये रूट है तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 0 और ये भी हो जाएगी 0। अब इससे हमें क्या पता चला कि देखो एफ ऑफ 1 भी 0 होगा और एफ जी ऑफ 1 भी 0 होगा। क्यों होगा, चाहो तो रख के देख लो भाई कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ये क्वांटिटी तो 0 होने से रही, या ओमेगा की वैल्यू रख दो, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख दो। ठीक है, दो इक्वेशन बन जाएंगी, रियल पार्ट भी 0 कर देना, इमेजनरी पार्ट भी 0 कर देना, वहां से आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही काम कर दो, यहाँ पे भी वैसे ही है, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट अलग अलग कर लेना। F1 प्लस आयोटा टाइम्स कुछ G1 टाइप चीजें मिलेंगी, दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 कर लेना, दो इक्वेशन दो अननोन आ जाएंगे। तो एफ ऑफ 1 0 मिल गया है, जी ऑफ 1 0 मिल गया है। अब क्या क्या चीजें और चेक की जा सकती है, अगर मैं ये लिख दूं कि एच ऑफ माइनस ओमेगा कितना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा एफ ऑफ 1 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर जी ऑफ 1, ये भी 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दिया जाए माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एफ ऑफ 1, और ये हो जाएगा ओमेगा जी ऑफ 1, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एच ऑफ 1 लिखा जाए अगर, तो एच ऑफ 1 कितना होगा, एफ ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1, ये भी 0 होगा। एच ऑफ -1 देखोगे तो वो कितना होगा, एच ऑफ -1 माइनस ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1, ये भी 0 होगा। और एच ऑफ 0 तो 0 है ही, यानी कि हमको 7 रूट मिल गए। क्या, पहला रूट था ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7, और हमसे क्या कहा गया 7 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो 7 रूट्स जो है वो हमको मिल गए। ठीक है, तो ये एच एक्स क्या पॉलिनोमियल हो जाएगी, एच एक्स लीडिंग कोफिशिएंट एक्स है, तो एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, और फिर एक्स प्लस ओमेगा
एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर, और फिर एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, और एक एक्स भी चलेगा साथ में। तो ये एच एक्स जो है वो क्या बन जाएगा हमारा, एच एक्स बन जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा, और एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स। ठीक है, अब इनको फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नेक्स्ट पेज पर ले लिया जाए। एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स। तो ये हो गया एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स। तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो ये बन गया एक्स टू द पावर सेवन माइनस एक्स। ये है हमारा एच एक्स। अब ये एच एक्स है, हमें बताना क्या है, हमें बताना है एफ ऑफ टू और एफ और जी। चलो अब देखो, एच एक्स जो था वो क्या हुआ करता था, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स टू द पावर सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जी ऑफ एक्स टू द पावर सिक्स, यही था। ठीक है, अब एफ एक्स और जी एक्स के डिग्री के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो ये समझना कि x इंटू एफ ऑफ एक्स टू द पावर सिक्स है, और लीडिंग कोफिशिएंट जो है ना, जो डिग्री ऑफ एच एक्स है वो आनी चाहिए सेवन। इसका मतलब एफ एक्स जो है ना वो लीनियर होना पड़ेगा, तभी भाई यहाँ पे एफ एक्स टू द पावर सिक्स करोगे तो एक्स टू द पावर सिक्स इंटू एक्स होगा, और जी एक्स जो है उसको होना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, भाई यहाँ पे आना पड़ेगा कांस्टेंट, क्योंकि अगर एक एक्स भी लिया तो टोटल पावर एक्स टू द पावर एट हो जाएगी। ठीक है, तो एफ एक्स होगा एक्स प्लस बी और जी एक्स होगा सी। अब इस वैल्यू को रख दिया जाए तो इधर तो है एक्स टू द पावर सेवन माइनस एक्स एच एक्स, और एक्स इंटू ये हो जाएगा ए एक्स टू द पावर सिक्स प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी ए एक्स टू द पावर सेवन प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर सेवन माइनस एक्स। तो ए हो जाएगा वन, सी हो जाएगा जीरो और बी हो जाएगा माइनस वन। यानी एफ एक्स जो है वो है हमारा एक्स माइनस वन, और जी एक्स जो है वो तो सीधा सीधा हो गया जीरो, है ना। तो एफ ऑफ टू कितना हो जाएगा, टू माइनस वन वन। तो वन विल बी दी आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन कंसिडर द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 0 z 1 by z and z plus 1 by z having area 12 by 13 square unit and the real part of z is positive. If the smallest possible value of z plus 1 by z is p, then 13p square by 4 is equal to what? ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग डायग्राम बनाते हैं। देखो सबसे पहली चीज, जेड का जो रियल पार्ट है ना वो पॉजिटिव है, यानी कि इस तरफ होगा जेड, ये हो गया ओरिजिन। जेड और वन बाई जेड के बारे में जानते हो, अगर जेड का आर्ग्यूमेंट थीटा है तो वन बाई जेड का आर्ग्यूमेंट जो होता है वो माइनस थीटा होता है। तो जेड को अगर यहाँ कहीं ले हम लोग तो ये वन बाई जेड यहाँ हो जाएगा। हो सकता है मॉड्यूलस चेंज हो, लेकिन अगर ये जेड है तो ये वन बाई जेड होगा। इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा जेड प्लस वन बाई जेड। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा सभी लोगों को। अब इस एंगल को अगर थीटा कहें तो ये वाला भी थीटा होगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ वन बाई जेड, जेड का आर्ग्यूमेंट अगर जेड को ये लिख दिया जाए मॉड्यूलस ऑफ जेड ई टू द पावर आयोटा थीटा, तो वन बाई जेड क्या हो जाएगा, वन बाई मॉड्यूलस ऑफ जेड ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, यानी कि ये थीटा एंगल ऊपर बना रहा है यहां से लेके यहां तक, तो ये माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब इनको नाम दे देते हैं, कुछ बोल देते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये ओ है। तो ट्राइंगल ओ ए बी का जो एरिया होगा वो क्या होगा, वन बाई टू मॉड्यूलस ऑफ फर्स्ट साइड मॉड्यूलस ऑफ सेकेंड साइड और साइन एंगल बिटवीन देम। यही होता है ना, वन बाई टू ए बी साइन थीटा या
बी सी साइन ए, इस टाइप की चीजें करते हैं हम लोग। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, ओ ए बी सी का एरिया इसका ट्वाइस हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड साइन 2 थीटा। और इस पैरेललोग्राम का एरिया हमको कितना दिया हुआ है, 12/13। तो ये हो गया 12/13 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन 2 थीटा आ गया 12/13। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, z प्लस 1/z। तो z प्लस 1/z के स्क्वायर को कंसीडर करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर और पहला नंबर दूसरे का बार प्लस पहले का बार दूसरा नंबर, ये जो है जेड स्क्वायर और प्लस 1/z²। ये कितना हो जाएगा, जेड अपॉन जेड बार, यानी कि ये जेड बार क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड e⁻ माइनस थीटा। अब इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो -2 थीटा हो जाएगा ऊपर। ये कितना हो जाएगा, e⁻ माइनस आयोटा 2 थीटा और ये कितना हो जाएगा, e⁻ आयोटा 2 थीटा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं, z प्लस 1/z होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1/z²। और ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये होगा cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होगा cos 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 cos 2 थीटा। अब हमें क्या बताना है, इसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो ये जो एक्सप्रेशन है एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, ये हमेशा किससे बड़ा होता है, 2 या 2 से बड़ा होता है। तो इसका मिनिमम अगर हमें बताना है तो ये, अच्छा मिनिमम जब लिख दिया है तब तो इक्वलिटी ही रख सकते हैं हम लोग। ये बड़ा होगा 2 + 2 cos थीटा से। ठीक है, पहले एक वेरिएबल को हटाया हमने। अब ये cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो sin 2 थीटा की वैल्यू है 12/13। तो cos 2 थीटा जो हो सकता है वो हो सकता है हमारा ±5/13। ठीक है ना, साइन पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब हमें मिनिमम रखना है, तो मिनिमम रखने के लिए क्या करेंगे, इसका भी मिनिमम रख देते हैं, दो वैल्यूज पॉसिबल है। तो ये 5/13 माइनस वाला ले लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16/13। ये z प्लस 1/z² की मिनिमम वैल्यू है। तो z प्लस 1/z की मिनिमम वैल्यू p जो है वो कितनी हो जाएगी, 4/√13। अब हमको क्या बताना है, 13p²/4, 13p²/4, 13p² हो जाएगा 16/13, 4। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है, ZR इज इक्वल टू 1 to up to n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर विच एक्सक्लूसिवली लाइज बिटवीन 8 and 24, यानी कि 8 और 24 नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड आर द n डिस्टिंक्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन, किस इक्वेशन के रूट से ये, nc1x प्लस nc2x² अप टू ncn x to the power n इक्वल टू 0 इन आर्केन प्लेन। इफ देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन ZR for r belonging to 1 2 3 up to n such that argument of ZR minus -1 plus √2 iota divided by -1 minus -1 plus √2 iota is equal to pi/4, then sum of all possible values of n equal to। तो वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से सॉल्व करो। तो ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें दो तरह की चीजें दिखाई देंगी। एक तो ये जो है ना, ये लिखा हुआ है 1 + x to the power n माइनस nc0, यानी कि 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से हमको क्या पता चला, 1 + x to the power n इज इक्वल टू 1, यानी 1 + x इज इक्वल टू 1 to the power 1/n, यानी nth रूट ऑफ यूनिटी वाली बात हो रही है और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। अब nth रूट ऑफ यूनिटी जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, एक सर्कल पर होते हैं यूनिट रेडियस के, जिसका सेंटर क्या होता है, ओरिजिन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, -1 कर दिया गया है। तो -1 कर दिया है, इसका मतलब 1 यूनिट x एक्सिस पर इसको हमने शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, अगर ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस नहीं, ये y एक्सिस नहीं होगी, ये y एक्सिस होगी। ठीक है, ये जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा -1, 0। जो सारे रूट 1 to the power n के हुआ करते थे वो कहाँ हुआ करते थे, इस ओरिजिन को सेंटर लेके हम लोग बनाया करते थे। -1 पीछे की तरफ हमने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, -1, 0 इसका सेंटर हो गया।
ये हो जाएगा 0,0, रेडियस तो 1 होनी ही है। पहली चीज तो ये हमने कर ली। अब दूसरा इस चीज को समझते हैं, ये जेड आर आखिर है कहाँ पर, तो ये -1 वाली लाइन पर ही है, और √2 आयोटा, तो ये जो पॉइंट होता सबसे ऊपर वाला, ये तो क्या होता -1,1 होता, यानी कि √2 इसके भी ऊपर है, तो ये मान लेते हैं √2 यहाँ पर कहीं पर है, ये पॉइंट हो गया -1, अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक तरह से रोटेशन थ्योरम वाली चीजें हो रही है। और रोटेशन थ्योरम किस तरह से हो रहा है कि -1 प्लस √2 आयोटा के अबाउट रोटेट किया जा रहा है। किस तरह से कि जेड आर जो है वो इस सर्कल पर है, ठीक है, ये जेड आर यहां पर कहीं पर है, और -1 तो हम जान ही रहे हैं ये यहां पर है। अच्छा, तो ये यहां से यहां पर ड्रॉप करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। अब देखो इनिशियल पोजीशन क्या है, इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो -1, ये वाली इनिशियल है, और फाइनल ये है, और ये एंगल इनिशियल से फाइनल जाओगे तो ये आ रहा है π/4, ठीक है। अब ये π/4 है, ये 90 है, तो ये भी π/4 हो गया, ये π/4 हो गया, तो ये भी π/4 हो गया। यानी जेड आर जो है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जब आर्ग्यूमेंट π/4 हो ना, तब वो पॉइंट जाके यहां पर मिल जाए हम लोगों को, ठीक है। जेड आर जो है उसका आर्ग्यूमेंट π/4 टाइप का होना चाहिए। अब ऐसा कब कब होगा, जब या तो π/4 वाली ही बातें कर ली जाए, लेकिन उस केस में तो n = 4 हो जाएगा, या फिर जब π/8 ले लिया जाए, 8 भी आप नहीं ले सकते, π/16, देखो π/8 वाली चीजें लोगे तो ये π/8 होगा, पहला रूट यहाँ मिलेगा और दूसरा रूट अगले π/8 पे मिल जाएगा, लेकिन 8 भी हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते। अगला कैसा होगा, जब π/16 लिया जाए कि पहला रूट π/16 पर, दूसरा π/8 पर, तीसरा 3π/8 पर, और चौथा ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। π/16, 2π/16, 3π/16 पर, और ये हो जाएगा 4π/16, है ना। और फिर उसके बाद 24 पर 8 के मल्टीपल में चलना पड़ेगा हम लोगों को, तो ये कह सकते हैं हम लोग कि n जो है वो केवल और केवल क्या पॉसिबल है यहाँ पर 16, क्योंकि n = 8 भी हो सकता था और n = 24 भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन n = 24 भी हमको इंक्लूड नहीं करना है, अच्छा, और n = 8 भी हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो n = 16 जो है वो हमारा अकेला ऑप्शन बचा, ठीक है। π/4 वाले तो है ही नहीं, क्योंकि हमें 8 से 24 के बीच की बातें करनी है। समझ में आ गई होगी बात कि ये जो जेड आर है ना वो कहाँ होना चाहिए, सर्कल पर होना चाहिए, और ये एंगल π/4 रखते हुए होना चाहिए। तो हमें ऐसे नंबर ऑफ रूट बताने हैं जिससे क्या हो कि एक रूट इस π/4 वाले एंगल पर भी आ जाए। अब π/4 वाले एंगल पर कब आएगा, जब या तो आप π/8 वाले ले लो, या π/16 वाले ले लो, या π/24 वाले ले लो, इस टाइप की चीजें करोगे तो रूट्स जो है उस पर मिलने लग जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही है यहां तक चीजें किस तरह से हमने किया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लेट z1 बी अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व एंड दिस कर्व, z2 बी अ पॉइंट ऑन आर्ग्यूमेंट of z plus √3 iota equal to π/3 such that z2 - 5 is minimum and z3 be the center of circle z - 5 = 3। चलो देखते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस, और ये हो जाएगी इमेजनरी एक्सिस, ठीक है। अब देखो क्या किया जाए, एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, z - 2 - आयोटा का आर्ग्यूमेंट = 3π/4, ठीक है। तो एक तरह से ये पॉइंट कौन सा है, 2, -1, तो 2, -1 यहाँ कहीं होगा, और 2, -1 से आर्ग्यूमेंट कितना ले जाना है हमको, 3π/4, इस तरह से कुछ लेके जाना है, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये कितना है, 3π/4। इस लाइन की इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, y + 1 tan 3π/4 यानी कि -1 x - 2, तो y + 1 = -x + 2, x + y = 1, ठीक है। ये किस जगह कट करेगा, x एक्सिस को 1, 0 पर, और इसको 0, 1 पर,
ये हो गया पहला पार्ट। सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्या कहता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस माइनस रूट थ्री आयोटा लिखेंगे इसको, जेड माइनस जीरो माइनस आयोटा रूट थ्री, और ये कितना है पाई बाई थ्री। यानी कि कहाँ होगा ये पॉइंट, यहाँ कहीं होगा, जीरो कॉमा माइनस रूट थ्री, और यहाँ से आर्गुमेंट कितना पहुँचा देना है हमको, पाई बाई थ्री टाइप कर देना है, ये एंगल पाई बाई थ्री होगा। तो ये सेकंड लाइन जो है इसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, y प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू टेन पाई बाई थ्री यानी कि रूट थ्री एक्स माइनस जीरो। तो y इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स एक्स माइनस वन। ठीक है, दोनों इक्वेशन मिल गई हमको। अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, Z1 है। ठीक है, तो Z1 पता कर सकते हैं अब हम लोग बड़ी आसानी से। क्या हो जाएगा Z1, नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू वन, और y इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस रूट थ्री, यही है ना, y इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस रूट थ्री। यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, x प्लस रूट थ्री एक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू वन। तो ये हो जाएगा आपका x वन प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू वन प्लस रूट थ्री, एक्स इक्वल टू हो गया वन, और x इक्वल टू वन लिख दें तो y इक्वल टू जीरो। यानी कि ये तो हमारे इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर। ये डायग्राम जो है वो थोड़ा सा इस तरह से बनेगा, चेंज कर ही देते हैं ताकि हम और अच्छे से विजुलाइज कर पाएँ चीज़ों को। ये लाइन है इस तरह से, और ये जो लाइन है वो इस तरह से होगी। वन कॉमा जीरो इस पर भी है, वन कॉमा जीरो इस पर भी है। तो ये हो गया हमारा Z1। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्या कहा गया है, Z2 बी अ पॉइंट ऑन लाइन, इसी लाइन पर Z2 कहीं पर है, सच दैट Z2 माइनस फाइव इज मिनिमम। यानी फाइव कॉमा जीरो कहाँ होता, इसी लाइन पर कहीं होता, मान लेते हैं फाइव कॉमा जीरो यहाँ पर है। तो Z2 इस लाइन पर एक पॉइंट है जिसकी इससे डिस्टेंस मिनिमम है, यानी कि यहाँ से परपेंडिकुलर होगा तभी डिस्टेंस मिनिमम होगी। ये है हमारा Z2। ठीक है, अब Z2 की इक्वेशन बता सकते हैं क्या, तो देखो इसका जो स्लोप है ये पाई बाई थ्री वाला है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई सिक्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, फाइव पाई बाई सिक्स हो जाएगा। तो इसकी भी इक्वेशन बता सकते हैं हम लोग। पहले उससे पहले आगे बढ़ लेते हैं और Z3 के बारे में बात कर लेते हैं। तो Z3 क्या है, Z3 भी द सेंटर ऑफ Z माइनस फाइव इक्वल टू थ्री। तो Z3 तो ये खुद ही हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसी एरिया, इसी ट्राइंगल के एरिया की बात की जा रही है। तो ये वन कॉमा जीरो है, ये फाइव कॉमा जीरो है, हमें ये या ये इन दोनों में से कोई एक डिस्टेंस मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो क्या किया जाए, इस वाली लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं, इसको बोल देते हैं A B और C। तो C की इक्वेशन क्या होगी, ABC लाइन की इक्वेशन क्या होगी, पॉइंट क्या है हमारा, y माइनस फाइव कॉमा जीरो है, तो y माइनस जीरो इज इक्वल टू टेन फाइव पाई बाई सिक्स, तो टेन पाई माइनस पाई बाई सिक्स एक्स माइनस फाइव। तो ये हो जाएगा रूट थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फाइव, यानी एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव। और वो इक्वेशन क्या थी, वाई इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस रूट थ्री। इसका इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, रूट थ्री एक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू फाइव। कितना हो जाएगा ये, थ्री एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव, फोर एक्स इज इक्वल टू एट, एक्स इज इक्वल टू टू, और x इक्वल टू टू लिख दें तो y इज इक्वल टू हो जाएगा रूट थ्री। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है हमारा ये हो गया टू कॉमा रूट थ्री। अब डिस्टेंस बता सकते हैं हम लोग, कौन सी डिस्टेंस पता कर ली जाए, ए बी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो वन प्लस रूट थ्री, वन स्क्वायर प्लस रूट थ्री स्क्वायर, तो फोर टू हो जाएगा। और बी सी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये जो है यहाँ पर हो जाएगी थ्री स्क्वायर प्लस रूट थ्री स्क्वायर, थ्री स्क्वायर प्लस रूट थ्री स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट ट्वेल्व, यानी कि टू रूट थ्री।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना हो जाएगा, 1/2 AB इंटू BC, 2√3। इसको कहा गया है K, तो K/√3 बताना है, तो K/√3 विल बी 2। क्लियर है किस तरह से हमने सॉल्व किया, समझ में आ गया सभी लोगों को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लेट ए बी सी बी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड एज, ए जो है वो कुछ इस तरह से है कि z की 2 से डिस्टेंस और z की -2 से डिस्टेंस का डिफरेंस जो है वो 2 है। z इस तरह से मूव करता है कि उसकी -2,0 और 2,0 से डिस्टेंस का डिफरेंस जो है वो 2 है। अब फिर से वही बात, अगर एक पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो उसका लोकस क्या होता है, हाइपरबोला होता है। और ये जो दोनों फिक्स पॉइंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके फोकस हो जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से चलेगा, ठीक है। और ये जो, इससे हमें क्या पता चल गया कि ये एक हाइपरबोला है, और ये पॉइंट्स क्या होंगे इनको समझना। तो ये जो डिफरेंस होता है ये कितना होता है, 2a होता है। तो 2a इक्वल टू 2, a इक्वल टू हो गया 1, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 1,0, ये पॉइंट हो जाएगा -1,0। सेकंड पर आते हैं। सेकंड में क्या कहा जा रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 बाई z इज इक्वल टू π/2। सेकंड से पहले पहले थर्ड को समझ लेते हैं, क्योंकि थर्ड थोड़ा सा सिंपल है। थर्ड में क्या कहा जा रहा है कि z-1 का आर्ग्यूमेंट जो है ना पाई होना चाहिए, यानी कि ये 1 है, इससे इस तरफ इस रे पे हमको जाना है, और ऑब्वियसली इसको नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि 1 - 1 का आर्ग्यूमेंट जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो z इस रे पर कहीं भी हो सकता है, कहीं भी z लोगे तो z-1 जो है उसका आर्गुमेंट पाई माना जाएगा। तो एक तो है z हमारे हाइपरबोला पे घूम रहे हैं, और एक z जो है वो हमारे इस येलो रे पे घूम रहे हैं। हमको बताना है कि कौन से z जो है वो दोनों जगह पर आ सकते हैं, इस रे पर भी हो सकता है और इस हाइपरबोला पर भी हो सकता है। तो अभी तक तो एक ही मिला है ऐसा कि भाई ये वाला हो सकता है शायद। अब इस वाले को देख लो, ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो -1 अपॉन -1, तो ये कितना हो जाएगा, -2/2, यानी कि ये तो एक जो है पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। अब पॉजिटिव क्वांटिटी का एक रियल नंबर का आर्गुमेंट π/2 तो हो नहीं सकता, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिससे हमको ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। अब दूसरी तरह से समझ लो, मान लो इसको आप जानना चाहते हो कि ये आर्गुमेंट है क्या, तो ये आर्गुमेंट क्या होगा, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, 1 - z अपॉन 0 - z। तो ये एक तरह से रोटेशन हो रहा है अबाउट z, ठीक है ना। और जो इनिशियल पॉइंट है वो है 0 - z, तो 0 ये रहा हमारा, अलग पेन ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, 0 और 1 को, ठीक है। और z कुछ इस तरह से है कि इनिशियल पोजीशन जो है ना वो होनी चाहिए 0 - z वाली, और फाइनल पोजीशन जो है वो होनी चाहिए ये 0 1 - z वाली, ताकि ये डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में π/2 बनी रहे, ठीक है। तो ये एक सेमी सर्कल होगा कुछ इस तरह से। तो फिर से एक जेड इस येलो लाइन पे घूम रहा है, एक जेड इस पिंक सेमी सर्कल पे घूम रहा है, और एक जेड जो है वो इस वाइट वाले हाइपरबोला पे घूम रहा है। तो तीनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दैट्स इट। तो आज के सेशन में हमने इतने ही क्वेश्चन कवर किए। ये जो क्वेश्चंस थे ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, सिंपल आपको शायद लग सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि एक्यूरेसी मेंटेन कर पाए हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में करेक्टली सॉल्व कर पाए, ठीक है। तभी जो है हम लोग एग्जाम में हमारे स्कोर को इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।